जी नमस्कार, स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में और मैं हूँ राममूर्ति। तो साथियों, जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग एक तूफान सीरीज़ चला रहे हैं जो कि बिहार सिपाही भर्ती के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। और इस कड़ी में हम लोग आज एक बार फिर से डील करने जा रहे हैं GK GS के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पर, और शुरू करेंगे एक नए स्लोगन या एक उसी स्लोगन के साथ जिसका कथन है जान लगा दो या फिर जाने दो। यानी यदि आप वर्दी पाना चाहते हैं तो पूरे जान जी लगा दीजिए, नहीं तो जाने दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। अब प्रश्न कहता है कि ओरछा, आपको पता होगा ओरछा धाम नाम से इसे जाना जाता है। माता रानी का मंदिर है ओरछा में, और कहा जाता है कि ओरछा एक ऐतिहासिक शहर है। डैश नदी के किनारे बसा है, चंबल, नर्मदा, केन या बेतवा। यानी ओरछा नदी ओरछा धाम जो है, ये फिगर आप देख सकते हैं, ये ओरछा धाम का फिगर है। और पूछा गया है कि ओरछा जो धाम है ये किस नदी के तट पर बसा हुआ है। तो याद रखेंगे ओरछा शहर बेतवा नदी के तट पर है। कहाँ है? बेतवा नदी के तट पर है। और ये ओरछा धाम जो है ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में ये ओरछा धाम है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। प्रश्न नहीं, उसी का कुछ डिस्कशन है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कहता है कि ओरछा एक ऐतिहासिक शहर, ओरछा का ऐतिहासिक शहर बेतवा नदी के किनारे स्थित है। ओरछा मध्य प्रदेश के निवाड़ी ज़िला में बेतवा नदी के किनारे है। यानी अगर ज़िला के नाम पूछा जाए तो ये मध्य प्रदेश के निवाड़ी ज़िला में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश के निवाड़ी ज़िला में है, और ये बेतवा नदी के तट पर बसा हुआ एक शहर है, जो एक धार्मिक शहर भी इसे आप कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देवी माता का एक प्रसिद्ध मंदिर है। अगले पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। तो कहता है कि 16वीं शताब्दी में बुंदेला राजपूत सरदार रुद्र प्रताप ने बेतवा नदी के किनारे इस शहर का स्थापना किया था। यानी इस शहर के संस्थापक के नाम पूछा जाए तो इस शहर के संस्थापक है बुंदेला राजपूत सरदार रुद्र प्रताप। कौन है? रुद्र प्रताप जो है इस शहर के संस्थापक माने जाते हैं। रुद्र प्रताप को इस शहर का संस्थापक कहा जाता है। आगे कहा गया है कि यह टीकमगढ़ से 80 किलोमीटर और उत्तर प्रदेश के झांसी से 15 किलोमीटर दूर है। यानी कह सकते हैं कि ये बॉर्डर वाले भाग में है, और ये झांसी से, उत्तर प्रदेश के झांसी से सिर्फ 15 किलोमीटर पर है, और टीकमगढ़ से 80 किलोमीटर की दूरी स्थित ये शहर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। आप इसे पढ़ेंगे और बताएंगे क्या होने वाला है इसका सही आंसर। बताइए। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा गांव मोतियों की पारंपरिक गलशन माला के लिए जाना जाता है? आधार कांच, कथिवारा, बांदा या बरगांव। कौन सा गांव जो है वो मोतियों के पारंपरिक गलशन माला के लिए जाना जाता है? तो ये है आधार कांच, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही होने वाला है, आधार कांच। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो फिगर आपको दिखाई दे रहा है ये आधार कांच का फिगर है, और मोतियों के पारंपरिक गलशन माला के लिए आधार कांच गांव जो मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिला में स्थित है जाना जाता है। यानी ये जो आधार कांच है ये मध्य प्रदेश का एक गांव है, और ये मध्य प्रदेश के अलीराज जिला में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के अलीराज जिला में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। कहता है कि 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने किया था? मतलब ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये सोमनाथ मंदिर है, और इसे सोमनाथ मंदिर को लूटा गया था। तो कहता है कि सोमनाथ मंदिर, यहाँ से एक तो महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि सोमनाथ मंदिर में पर हमला और लूटपाट कब हुआ था? तो 1026 में। अब यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि किसने किया था। ऑप्शन ए में है महमूद गौरी, बी में है
महमूद गजनी, सी में है नादिर शाह और डी में है चंदेल खां। तो इसका सही आंसर होने वाला है महमूद गजनी, या इसे महमूद गजनवी भी कहीं कहीं कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही आंसर होता है। यहाँ आप देख सकते हैं लिखा गया है कि 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर तुर्क शासक, कहाँ का शासक था ये? तुर्की का शासक था, इसलिए इसे तुर्क शासक कहा गया है। तुर्क शासक ने हमला किया और लूटपाट की, साथ ही मंदिर के ज्योतिर्लिंग को तोड़ दिया। और ये जो महमूद गजनवी है, ये मंदिर में जो ज्योतिर्लिंग बना था उसे ये क्या किया था? तोड़ दिया था। अगर हम बात करते हैं कि महमूद गजनवी किस वंश का था, तो महमूद गजनवी जो है ये गजनवी वंश का था और ये तुर्क का शासक था। ये कब हुआ था? ये घटना कब हुआ था? तो ये घटना हुआ था 1026 ईस्वी में। अब क्या हुआ था, मतलब इसमें क्या हुआ था? सोमनाथ मंदिर पर हमला हुआ, लूटपाट हुआ और ज्योतिर्लिंग को तोड़ा गया महमूद गजनवी के सैनिकों द्वारा। अब परिणाम क्या निकला इसका? तो मंदिर को भारी नुकसान हुआ और लूटपाट में 20 मिलियन दिनार का लूट हुआ था। मतलब इसमें इतना भयंकर लूट हुआ था कि 20 मिलियन का मतलब होता है 2 करोड़। कितना? 2 करोड़ दिनार इसमें से लूटा गया था। सोच सकते हैं इतने भारी रकम की लूटपाट की गई थी इस सोमनाथ मंदिर में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये मॉडर्न हिस्ट्री से है। कहता है कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम के लिए इतिहास में भारत छोड़ो आंदोलन की घटना डैश में हुआ था। हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के लिए, स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के लिए भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1945 में, 1947 में, 1942 में या 1940 में या 1942 में? तो इसका सही आंसर होने वाला है 1942। यहाँ आप देख सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ये पेपर का कट है, प्रभात दैनिक भास्कर का है और इसमें ये बात लिखा गया है कि ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है ये 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से शुरू हुआ था। और क्या हुआ था? जैसे ही ये आंदोलन शुरू हुआ 8 अगस्त को, अगले ही दिन इस आंदोलन को शुरू करने वाले जो ये गांधी हमारे बापू हैं, उन्हें क्या कर लिया गया था? गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें कैद में रख लिया गया। कहता आंदोलन के दौरान देश भर में प्रदर्शन हुआ और ब्रिटिश पुलिस की गोलीबारी से सैकड़ों लोग मारे गए। उसके बाद क्या हुआ? ये जो आंदोलन हुआ तो पूरे देश में अराजकता फैल गया और ब्रिटिश जो पुलिस थी वो गोली चलाई जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। यानी इसका सही आंसर डी होने वाला है। आप देख सकते हैं कुछ और मुख्य बातें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। कहता है कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में भारत छोड़ो आंदोलन की घटना 1942 में हुई थी। मतलब कब हुई थी ये घटना? 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन की घटना 1942 में थी। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। इसे अगस्त क्रांति या अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य भारत से ब्रिटिश शासन को समाप्त करना था। इस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया गया था। याद रखेंगे, करो या मरो का नारा, डू और डाई का संबंध किस आंदोलन से है? तो डू और डाई का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से है। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? याद रखेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यूसुफ मेहर अली। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली ने दिया था। बहुत लोग इसे महात्मा गांधी मान लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी शुरू किए थे, लेकिन भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली। किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली। हाँ, यहाँ पर करो या मरो का नारा गांधी जी दिए थे, ये बात इंपॉर्टेंट है। करो और मरो का नारा कौन दिए थे? गांधी जी दिए थे, लेकिन भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। प्रश्न कहता है कि
खजुराहो स्मारकों का समूह डैश जिला में स्थित है? छतरपुर में, इंदौर में, पन्ना में या दमोह में? बताइए क्या होने वाला है इसका सही आंसर, बताइए। मतलब खजुराहो के जो स्मारकों का समूह है वो किस ज़िला में स्थित है? यहाँ पर ये फिगर जो देख रहे होंगे ये खजुराहो के स्मारकों का समूह है और ये छतरपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? छतरपुर में स्थित है। ये सारी बातें अभी मध्य प्रदेश की हो रही है, क्योंकि ये सब जो है मुख्य बातें हैं जो अक्सर बिहार की परीक्षाएं पूछे जाते हैं, इसलिए हमने इसको उठाया है। कहता है कि खजुराहो स्मारक समूह जो कि एक हिंदू और जैन धर्म के स्मारकों का एक समूह है, जिसके स्मारक भारतीय राज्य मध्य प्रदेश के छतरपुर क्षेत्र में देखने को मिलता है। खजुराहो के अलंकृत मंदिरों की वजह से जाना जाता है। यानी खजुराहो किसके लिए जाना जाता है? अलंकृत मंदिरों की वजह से खजुराहो को जाना जाता है, जो कि देश के सर्वोत्कृष्ट मध्यकालीन स्मारक है। और ये क्या है? देश के सर्वोत्कृष्ट, मतलब देश में सबसे ज़्यादा उत्कृष्ट स्मारक में, मध्यकालीन स्मारक में से एक है। इसमें एक बात इम्पोर्टेंट क्या है कि खजुराहो के स्मारक में हिंदू और जैन धर्म के स्मारकों का समूह है। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाता है अपने आप में। चलिए, इसे आप करंट से भी ले सकते हैं या स्टैटिक्स जीके से कर सकते हैं। जीएसटी, एक देश एक कर, और आपको पता है कि उत्तर प्रदेश की वस्तु कर, यहाँ पर कुछ बातें यहाँ पर लिखी गई है क्योंकि ये प्रश्न जीएसटी से ही संबंधित है। कहता है कि किस देश ने वस्तु एवं सेवा कर, शॉर्ट में इसे जीएसटी कहते हैं, क्या कहते हैं? जीएसटी कहते हैं, सबसे पहले लागू किया था? फ्रांस ने, यूएसए ने, जर्मनी ने या कनाडा ने? तो इसका सही आंसर हो जाता है फ्रांस ने। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भारत जीएसटी लागू कब किया था। कमेंट में बताएंगे भारत जीएसटी लागू कब किया था, लागू कब किया था, कब किया था। भारत जीएसटी लागू कब किया था, ये बात आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जल्दी बताइए, भारत जीएसटी लागू कब किया था, ये बात आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए, फिलहाल इसका सही आंसर ए होने वाला है, फ्रांस। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जीएसटी लागू करने वाला पहला देश फ्रांस है, तब से जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया, जापान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया उन 1 दर्जन से अधिक देशों में हैं जो जीएसटी लागू कर चुके हैं। वस्तु एवं सेवा कर अर्थात जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 को, कब? 1 जुलाई 2017 को तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली, कौन? अरुण जेटली द्वारा लगाया गया था। यानी याद रखेंगे, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को, और उस समय में भारत के वित्त मंत्री कौन था? अरुण जेटली। आप हमें कमेंट करके ये बात बतलाएंगे कि अभी भारत के वित्त मंत्री कौन है। चलिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन संक्रामक रोग है? खसरा, स्कर्वी, अस्थमा या मधुमेह? इनमें से कौन संक्रामक रोग है? खसरा, स्कर्वी, अस्थमा या मधुमेह? तो आपको पता है कि ये जो है मधुमेह यानी डायबिटीज़ जो है, ये डायबिटीज जो बीमारी है ये इंसुलिन की कमी से होता है। किनसे? इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन एक एंजाइम होता है, यानी ये संक्रामक रोग नहीं है। स्कर्वी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, तो ये भी संक्रामक रोग नहीं है। दम्मा भी संक्रामक रोग नहीं है, तो ये अस्थमा। ये संक्रामक रोग कौन है? खसरा जो है वो संक्रामक रोग है। आप यहाँ पर देख सकते हैं संक्रामक रोग के लिए यहाँ पर रोग का नाम है, जिसमें कि चेचक है, डेंगू है, हैजा है, इन्फ्लुएंजा है, मलेरिया है, टाइफाइड है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई है। कोरोना वायरस है, एड्स है और पोलियो है। इधर आप संक्रामक रोग से संबंधित कुछ ट्रिक देख सकते हैं, जिसमें है पीए पोक्से की टाइडीम है।
पीए पोक्षे की टाई क्या है, डिम है। पी से हो जाता है पीलिया, ए से एड्स, ओ से पोलियो, ख से खसरा, चे से चेचक, को से कोड जिसे लिप्रेसी कहते हैं, टा से टीबी, ई से इन्फ्लुएंजा, डी से डिप्थीरिया, में से मलेरिया और है से हैजा। ये जितनी भी बीमारी है पीलिया, एड्स, पोलियो, खसरा, चेचक, कोड, टीबी, इन्फ्लुएंजा, डिप्थीरिया, मलेरिया और हैजा, ये सभी रोग संक्रामक रोग है, यानी ये सभी रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित होता है यानी फैलता है। चलिए आज का अंतिम प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर, इसे पढ़ेंगे और जवाब देंगे क्या होने वाला है इसका सही आंसर। कहता है कि नर्मदा संगम डैश नदी से मिलती है, कावेरी से, चंबल से, बेतवा से या क्षिप्रा से। बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है, जल्दी बताएंगे कमेंट बॉक्स में क्या होने वाला है इसका सही आंसर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न पूछा गया है लेकिन इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आपको बता दें कि ये जो नर्मदा नदी है ये किसी नदी से संगम नहीं करती है, ये किसी नदी से नहीं मिलती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ देख सकते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो उजला उजला जो आपको दिखाई रहा है, ये भाग जो है, ये वाला जो भाग है, ये भाग जो आप दिखाई दे रहा है, ये जो है ये नर्मदा नदी है। क्या है? नर्मदा नदी है जो अमरकंटक से निकलता है। कहाँ से निकलता है? अमरकंटक से। अच्छा, नर्मदा नदी के तट पर किनारे बसे भाग में एक है जमलपुर, भेड़ाघाट, अलंकेश्वर, महेश्वर, उसके बगल में है बरवानी, और इस पार तट से नहीं थोड़ा दूर कर सकते हैं बारोबारा, इधर सूरत है लेकिन ये सूरत थोड़ा हटके है। तो इतने जो शहर है ये सब नर्मदा नदी के तट पर बसे हुए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नर्मदा नदी खंभात की खाड़ी में और अरब सागर में मिलती है, यह किसी अन्य नदी से नहीं मिलती है। ये पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है, ये किसी भी नदी से नहीं मिलती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिला के, किस जिला के? अनूपपुर जिला के अमरकंटक पठार स्थित नर्मदा कुंड से निकलती है। यह 1312 किलोमीटर अर्थात 815.2 मील पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। यानी ये नदी पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, ऐसे पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। और भरूच से 30 किलोमीटर अर्थात 18.6 मील पश्चिम में खंभात की खाड़ी में मिल जाती है। नर्मदा नदी की प्रमुख सहायक नदियों में तवा, सेठ, शक्कर और दूधी शामिल है। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। याद रखेंगे, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? नर्मदा नदी को कहा जाता है मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। चलिए, तो साथियों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही साथ यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और संभव हो तो दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।